हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 3 शुरू किया था हमने। बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, किस प्रकार से भारत पे बाह्य आक्रमण हुए और किस प्रकार उनकी संस्कृति, उनके जीवन को किस प्रकार से हमने आत्मसात किया यानी कि अपना लिया, उसके बारे में शुरू किया था हमने कि कौन कौन से जो ग्रंथ हैं, कौन कौन सी जो रचनाएं हैं जो बाह्य आक्रमणों के बारे में बताती है और किस प्रकार से हमने उनको आत्मसात किया है, अपनाया है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक रहते थे, साहित्यकार रहते थे। कनिष्क के दरबार का महान कवि अश्वघोष था। और भी बहुत सारे प्रकरण हमने पढ़े, चरक संहिता से चीनी यात्री हेनसांग, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के साथ साथ बौद्ध विद्वान वसुमित्र व बौद्ध साहित्य त्रिपिटक मिलिंद पनहवी में विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी कि कहने का आशय यही है कि सार रूप में कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं, बहुत सारे ऐसे विदेशी लेखक, विदेशी दार्शनिक आए, उन्होंने भारत की संस्कृति को लिखा, किस प्रकार भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, उस पर विदेशियों ने आक्रमण किए, किस प्रकार उन्होंने भारत को लूटा और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को उन्होंने भी अपनाया और भारतीय लोगों ने भी विदेशी लोगों की संस्कृति को, विदेशी शासकों की संस्कृति को अपनाया। तो इस प्रकार से पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति। यानी कि यूनानी जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मकदूनिया का शासक सिकंदर आया, तो उसके बारे में जानकारी है। यूनानी आक्रमण, तो जिस समय संसार को जीत लेने की इच्छा से मकदूनिया का शासक सिकंदर अपने सैनिक अभियान पर निकला था, उस समय भी उत्तरी पश्चिमी भारत की स्थिति वैसी ही थी। उस समय भी उत्तरी पश्चिमी भारत की स्थिति वैसी ही थी जैसी भारत पर हुए ईरानी आक्रमण से पहले थी। पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में था। आंतरिक कलह था भारतीय राजाओं के अंदर, इसीलिए भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। काबुल के उत्तर में गंधार, झेलम और चिनाब के बीच में पौरव, रावलपिंडी और पेशावर के हिस्से में तक्षशिला, कश्मीर के पश्चिम में रावी और व्यास नदियों के बीच का भाग कठ, उसके निकट शूद्रक, इसी तरह रावी और चिनाब नदी के संगम स्थल के भाग में मालव, मूसक, संबोस और ऐसे ही अन्य राज्यों को मिलाकर उस काल में भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग कुल 25 राज्यों में बांटा हुआ था। इनमें से कुछ गणतंत्र थे और कुछ राज्य राजतंत्रात्मक शासन पद्धति से शासित थे। राजतंत्र के शासक गणतंत्रों से विरोध रखते थे। पौरव और तक्षशिला तथा अभिसार में शत्रुता थी। इसी तरह शूद्रक और मालव तथा अभिसार व पौरव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और संबोस और मूसक एक दूसरे के शत्रु थे, दुश्मन थे। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में मकदूनिया का राजा सिकंदर ईसा पूर्व 331 में ईरान के शासक को अराबेला के युद्ध में परास्त कर भारत की तरफ बढ़ा। तो यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया था। तो अब पढ़ते हैं सिकंदर का भारत में
आगमन। ईसा पूर्व 327 में मकदूनिया के शासक सिकंदर के भारत की तरफ बढ़ने पर कुछ देश प्रेम से ओतप्रोत सीमांत राज्यों के शासकों में, यानी कि जो सीमा पे अंत में बैठे थे, बिल्कुल सीमा पे बैठे थे, सीमा के अंत में, तो सीमांत राज्यों के शासकों में दिल खोलकर अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन शशिगुप्त और आम्बी जैसे देशद्रोहियों और विश्वासघात करने वाले शासकों ने सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर सिस्तान और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से होकर भारत पर चढ़ आया। उसने हवाली को और पाश को जीता और फिर हिंदू कश को पार किया। यहाँ शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया। यहीं से उसने अपनी सेना के 2 भाग किए। सेना के एक हिस्से को अपने विश्वास पात्र सेनापति हेफिस्टियन और परदिकस के नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा और दूसरे भाग का नेतृत्व खुद संभालकर भारत की तरफ आगे बढ़ा। अभी सिकंदर ने भारत की भूमि पर पांव नहीं रखे थे, लेकिन इसी समय तक्षशिला के राजा आंभी ने सिकंदर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। तो भारतीय लोगों ने, भारतीय राजाओं ने उसको आक्रमण करने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया था। और वो कौन सा था? तक्षशिला के राजा आंबी ने सिकंदर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। अपने संदेश में आंभी ने सिकंदर को सहायता देने का आश्वासन भी दिया और अपने संदेश में आंभी ने सिकंदर को सहायता देने का आश्वासन भी दिया कि मैं आपको सहायता भी दूंगा। तब उत्साहित होकर सिकंदर आगे बढ़ा और भारत में प्रवेश किया। इस अवसर पर उसे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों से युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखक एरियन के विवरण से प्रकट होता है कि भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले उसकी मुठभेड़ अश्मकों या अशायनों से हुई। अश्मक या अशायन एक ही बात है। अश्मकों ने ज़बरदस्त प्रतिरोध किया, यानी कि उसका मुकाबला किया। उन्होंने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात उनको परास्त किया। लेकिन अंत में सिकंदर विजयी रहा, परंतु अंत में सिकंदर विजयी हुआ। सिकंदर ने 40,000 अश्मकों को बंदी बनाया। इसके बाद सिकंदर ने नीसा वाले गौरियों पर आक्रमण किए। नीसा वालों ने प्रतिरोध किए बगैर आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। किसके? सिकंदर के। तब सिकंदर ने आशुकायनों, जिन्हें यूनानी लेखकों ने अस्केनोय लिखा है, पर आक्रमण किया। इस समय अशुकायनों का राजा हस्ती या अष्टक था। यूनानी लेखकों ने इसे अस्केनस नाम से पुकारा है। इसी अस्केनस तथा अथवा अष्टक या हस्ती ने अपने दुर्ग मशक में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। मशक का दुर्ग प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था। अश्वकायनों ने उसके चारों तरफ खाई भी खोद रखी थी। ऐसी स्थिति में मशक दुर्ग अजय था। सिकंदर को मशक दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण करना पड़ा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक आक्रमण में तो सिकंदर घायल भी हो गया। इस आक्रमण और प्रतिरोध के दौर में एक दिन अचानक एक तीर राजा अष्टक को वेध गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अष्टक की रानी क्लियोफिस ने आत्मसमर्पण कर दिया और अश्वकायनों के राज्य पर सिकंदर का अधिकार हो गया। यहाँ सिकंदर ने
धोखा देकर अशव कायनों के 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उनको मरवा दिया। सिकंदर मशक से आगे बढ़ा। उसने रास्ते में पड़ने वाली कई अन्य जातियों पर आक्रमण किए और उन पर जीत दर्ज करता हुआ अपनी सेना के उस भाग से जा मिला जिससे उसने सिंध पर पुल बनाने के लिए आगे भेजा था। फिर अपनी पूरी सेना को लेकर सिकंदर ने ओहिंद के पास से नावों के बनाए गए पुल पर होकर सिंध को पार किया और वह तक्षशिला जा पहुंचा। तक्षशिला में आंबी उसका स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर ही रहा था। सिकंदर के पहुंचते ही आंबी ने काफ़ी मात्रा में चांदी के साथ भेड़, बैल आदि दूसरी कई चीज़ें भेंट स्वरूप सिकंदर को दी। सिकंदर ने उन वस्तुओं के साथ अपनी भेंट मिलाकर भेंट का पूरा सामान सामान आंभी को लौटा दिया। इसी समय कुछ अन्य भारतीय राजाओं ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अभिसार के राजा ने भी सिकंदर को आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाया। अंत में वह राजा पोरस की तरफ चला गया। अब है राजा पुरु अथवा पोरस का प्रतिरोध। तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित पौरव राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। तक्षशिला का राजा आंभी भी पुरानी शत्रुता के कारण यही चाहता था। अतः सिकंदर को उत्साहित करने के लिए उसने अपने 5000 सैनिक सिकंदर को दिए। तब सिकंदर ने पौरवों के राजा पुरु अथवा पोरस के पास आत्मसमर्पण कर सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। सिकंदर को शायद यह मालूम नहीं था कि राजा पोरस की रगों में मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले भारतीयों का रक्त बह रहा था। इसलिए सिकंदर का संदेश मिलते ही राजा पोरस ने प्रत्युत्तर में कहलवाया कि वह रण क्षेत्र में ही सिकंदर से मिलेगा। राजा पोरस का उत्तर मिलने पर अपनी महत्वाकांक्षाओं से बावला हुआ सिकंदर राजा पोरस को हराने के लिए झेलम नदी के किनारे तक आगे बढ़ा। उधर राजा पोरस तलवारों के वार से सिकंदर का स्वागत करने के लिए पहले से ही झेलम के दूसरे तट पर मौजूद था। वर्षा की ऋतु थी। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। वर्षा की ऋतु थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। इस कारण सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दूसरा, सिकंदर एकदम आमने सामने होकर पोरस से युद्ध नहीं करना चाहता था। वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि जब वह पोरस को धोखे में रखकर उस पर आक्रमण कर दे। कुछ समय में ही ऐसा अवसर सिकंदर के सामने उपस्थित हुआ। एक दिन काफ़ी वर्षा हुई। उस दिन रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ झेलम को पार किया और पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। पोरस भी अपनी सेना के साथ शत्रु का मुकाबला करने के लिए आगे आया। यूनानी और भारत की सेनाओं के बीच घमासान प्रारंभ हो गया। सुबह होने पर युद्ध में तेजी आई। यानी कि बहुत तेज युद्ध शुरू हुआ। पोरस और उसके भारतीय सैनिक यूनानियों के छक्के छुड़ाने लगे, यानी कि उनको बुरी तरह उन्होंने परास्त करना शुरू कर दिया। दोपहर का
समय हो गया भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने। सेना घबराने लगी। ऐसा लगने लगा कि यूनानी हार कर भाग खड़े होंगे। तभी पोरस की सेना में हाथियों के कारण भगदड़ मच गई। भारतीयों की सेना में हाथी अधिक संख्या में होते थे। अधिकांश योद्धा हाथियों पर बैठकर ही युद्ध करते थे। यूनानी सैनिक घोड़े पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। वर्षा के कारण नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी में आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना के हाथी फिसलने लगे। भारतीयों के हाथी उनके पांवों और सूंडों पर पड़ने वाले शत्रु सेना के तीरों से भी घबराने लगे। पोरस की सेना के कुछ हाथी बिगड़कर पीछे हटने लगे। ये हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ऐसे समय में जब भारत के धनुर्धरधारी जो पैदल ही थे शत्रुओं पर तीर चलाने को तत्पर हुए, उतावले हुए, लालायित हुए, तो उन्हें भी वर्षा के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में सिकंदर की सेना के फुर्तीले घुड़सवार धनुर्धरधारियों ने भारतीय सेना पर तीरों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया और इसी के साथ जो युद्ध का रुख बदल गया और इसी के साथ ही युद्ध का रुख बदल गया। उसके पश्चात यूनानी भारतीयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन राजा पोरस ने हौसला नहीं खोया। एक ऊंचे हाथी पर बैठकर उसने युद्ध का नेतृत्व करता रहा। उसके शरीर पर कई घाव हो गए, रक्त बहने लगा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के निमित्त वह प्राण समर्पित करने का संकल्प लेकर रण क्षेत्र में आया था। पोरस ने मुंह नहीं मोड़ा जब तक वह मूर्छित सा नहीं हो गया। शत्रुओं ने राजा पोरस को घेर लिया और पकड़ लिया। बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। इस समय अहंकार में सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उत्तर में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। उसने राजा पोरस को स्वतंत्र करते हुए उसका राज्याधिकार लौटा दिया। कुछ इतिहासकार सिकंदर के इस व्यवहार के पीछे यह कूटनीति मानते हैं कि पोरस जैसे शक्तिशाली राजा से मित्रता स्थापित कर सिकंदर शत्रु की तरफ से निश्चिंत होकर भारत में आगे बढ़ना चाहता था। सिकंदर की इच्छा कुछ भी रही हो, किंतु उसके व्यवहार ने राजा पोरस को प्रभावित किया और पोरस ने सिकंदर से मित्रता कर ली थी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे है सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध, तो इसको पढ़ेंगे हम आगामी ऑनलाइन क्लास में। तो आज के लिए आपको करना है राजा पुरु अथवा पोरस का सिकंदर से प्रतिरोध, इसका वर्णन आपको करना है, ये प्रश्न आपको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।